तो नमस्कारम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो मेरे प्रिय छात्रों, मित्रों, साथियों एवं समस्त सम्मानित देशवासियों। स्वागत है आप सभी का आप ही के YouTube चैनल एस फिजिक्स में। वेलकम टू एस फिजिक्स। मित्रों, हम लोग बात कर रहे थे इंटरमीडिएट फिजिक्स की, जिसमें से हम लोगों ने मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत चैप्टर 1 और चैप्टर 2 यानी कि चैप्टर 11 और चैप्टर 12 को कवर कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो हैंड रिटन नोट्स आपको इस चैनल के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल। ये टेलीग्राम चैनल @एस फिजिक्स है और यूट्यूब पर भी आप हमें जो है फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं, और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें जो है फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना विलंब करते हैं प्रारंभ। तो हम लोग बात कर चुके थे चैप्टर 11 यानी कि डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर और चैप्टर 12 यानी कि एटम्स के बारे में। ठीक है, हम लोगों ने इस पे सारी चीजें, सारी थ्योरी, सारे टॉपिक, डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व की थी। ठीक है, अब शुरू करते हैं हमारा अगला चैप्टर, जो है कि चैप्टर 13, और इसमें हम बात करेंगे एटम्स के बारे में। तो एटम्स यानी कि हम एटम्स में सॉरी हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियस के बारे में। हम लोग जानते हैं कि एटम के दो पार्ट होते हैं। एटम के दो पार्ट होते हैं, जिसे हम एक को कहते हैं, क्या कहते हैं, कोर पार्ट को। कोर पार्ट को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन के बाहर जो भाग होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन सिस्टम या इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन्स का होगा, एक न्यूक्लियस का होगा। इलेक्ट्रॉन्स क्या है? ऐसे पार्टिकल जिनका कुछ मास होता है और उनपे नेगेटिव चार्ज होता है। और न्यूक्लियस क्या है? ऐसा पार्टिकल जिसमें उस एटम का लगभग इलेक्ट्रॉन के मास को छोड़ दें तो उसका सारा का सारा मास इस एटम पे होता है। और यहाँ पे जो चार्ज होता है वो सारे इलेक्ट्रॉनों के चार्ज के बराबर लेकिन पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो यहाँ से न्यूक्लियस की डेफिनेशन आप देख सकते हैं कि सेंटर ऑफ द एटम वेयर ऑल पॉजिटिव चार्जेस and almost all the mass of atom is concentrated. ठीक है, where all positive charges and almost all the mass of the atom concentrated. क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं न्यूक्लियस। अब मास ऑफ एटम की बात करते हैं। तो मास ऑफ जो एटम होगा, एटम का मास वो कैसे होगा? इसमें दो पार्ट आएंगे, मास ऑफ द न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। सारे इलेक्ट्रॉन का मास हो गया और सारे टोटल जो है वो न्यूक्लियस का मास हो गया, यानी कि मास ऑफ एटम m=mn+me। लेकिन ये जो न्यूक्लियस का मास होता है, नाभिक कहते हैं न्यूक्लियस को, इसका मास बहुत ही ज्यादा होता है इसकी तुलना में। ठीक है, अब एक प्रोटॉन, मान लो न्यूक्लियस में बहुत सारे प्रोटॉन हैं, तो उस हिसाब से ये बहुत ही ज्यादा वैल्यू हो जाएगी न्यूक्लियस के मास की। इसलिए हम अधिकतर कैलकुलेशंस में हम क्या करेंगे कि जो मास है, जो न्यूक्लियस का मास है, उसे हम एटम के मास के बराबर ही मान लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास कम है। चलिए एक बार रिकैप्सुलेट करते हैं, सारी चीजों को फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि रेडियस क्या होती थी। रेडियस ये ऑलमोस्ट एंगस्ट्रॉम साइज की होती थी, हम इसे मान लो 1 एंगस्ट्रॉम मान ले। और रेडियस ऑफ जो है न्यूक्लियस, ये क्या होती थी? ये 10⁻⁻14 to 15 होती थी। चलिए सुविधा के लिए हम इसे 10⁻⁻14 मीटर मान लेते हैं, यानी कि ये जो है 10 फेमेटोमीटर हो गई, या फर्मी कह सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? आप इन दोनों रेडियस की कंपैरिजन करो, तो न्यूक्लियस और एटम की रेडियस की कंपैरिजन करो तो क्या होगा? द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज 10⁻⁴ टाइम्स स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ एटम। समझ गए ना?
कि अगर कितना गुना है 10⁴ टाइम्स 10,000 मीटर। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप एक ऐसा न्यूक्लियस सपोज करो कि एक ऐसा न्यूक्लियस मान लो जिसकी रेडियस 1 मीटर है। क्लियर है? एक न्यूक्लियस लो जिसकी रेडियस 1 मीटर है, तो उस एटम की साइज क्या होगी, उस एटम की रेडियस क्या होगी 10⁴ टाइम्स ऑफ 1 मीटर, यानी 10,000 मीटर, यानी ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर। ठीक है, एटम कितना बनेगा अगर 1 मीटर का न्यूक्लियस हो जाए तो एटम कितना बनेगा 10 किलोमीटर का। क्लियर? आप सोच के देखिए कि कैसी स्ट्रक्चर होती होगी एटम की, इतना जो है फील्ड क्या है एम्प्टी स्पेस है। इसके अलावा हम लोग वॉल्यूम की बात कर लेते हैं, तो न्यूक्लियस का वॉल्यूम ऐसे निकाल सकते हैं Vn इक्वल टू 4/3 पाई आर की जगह जो है 10⁻⁻14 रख दो और उसका क्यूब कर दो। इसी तरह से ये जो है एटम का जो है वॉल्यूम निकाल सकते हैं, और इन दोनों वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे एटम अपॉन न्यूक्लियस, तो जो एटम का वॉल्यूम होगा वो न्यूक्लियस के वॉल्यूम से कितना ज्यादा होगा, कितना बड़ा होगा 10⁻12 टाइम्स, 10⁻12 टाइम, ये ट्रिलियन टाइम्स। ठीक है, 10⁻बिलियन, 10⁻9, 10⁻12 को हम जो है ट्रिलियन टाइम्स कह सकते हैं। ठीक है, तो एटम का जो वॉल्यूम होता है न्यूक्लियस के वॉल्यूम की कंपैरिजन में वो ट्रिलियन टाइम्स होता है ना। मजेदार फैक्ट। तो ये ऐसी ही बहुत सारी जो है इंटरेस्टिंग चीजें हम आगे भी डिस्कस करेंगे। आप चलिए, तो सबसे पहले हम जो है न्यूक्लियस के बारे में और पता लगाएं, उसके लिए हम एक यूनिट को डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है ये, और ये अक्सर एग्जाम्स में पूछी भी जाती है। ये सभी लेवल के एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही जरूरी यूनिट है। आज हम जान लेते हैं कि एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है या एएमयू क्या होता है। क्लियर? तो यहां से एएमयू यानी कि डेफिनेशन पढ़ लेते हैं पहले। डेफिनेशन क्या है कि वन एटॉमिक मास यूनिट आर 1 AMU, आर 1 U भी इसको कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं यू, इज डिफाइंड एज 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन 12 एटम। क्या है कि एक एटॉमिक मास यूनिट यानी एमयू किसके बराबर होता है, कार्बन 12 एटम के, ये कार्बन का आइसोटोप है 12, नेचुरल आइसोटोप है, इसके 12वें भाग यानी 12th भाग के बराबर होता है। यानी कि 1 AMU इक्वल टू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम और अपॉन 12 से डिवाइड कर दो। इसके बाद ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है आपको। ठीक है, और ये 1.99264 इंटू 10⁻⁻28 kg अपॉन 12। ठीक है, और ये ऑलमोस्ट इतना आता है। तो यहाँ पे ये सीधे सीधे हम जो है इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपको याद रखना है कि 1 AMU इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। क्लियर? अब यहाँ पे एक और मेथड की बात कर लेते हैं। ये तो हमने देख लिया मोल के कंसेप्ट से। मोल का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर एक मोल हम कार्बन 12 एटम लेने जा रहे हैं, एक मोल, इसका मतलब इसका जो है एटॉमिक वेट क्या हो जाएगा, ये 12 ग्राम हो जाएगा। तो एक मोल में इसका 12 ग्राम आएगा। अब मोल की डेफिनेशन से ही हम जानते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे कार्बन कार्बन के, वो n के बराबर होने यानी एवोगाड्रो नंबर के बराबर होंगे। क्या होंगे, नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल ऑफ कार्बन 12 एटम, कार्बन 12 एलिमेंट क्या होगा, n के बराबर होगा, एवोगाड्रो नंबर के बराबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ, 12 ग्राम ऑफ कार्बन 14 में नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे, वो n होंगे, यानी 1 मोल ऑफ कार्बन 12 एटम के बराबर होंगे। इसका मतलब मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार, अगर एक भाई n एटम मिलके कितना बना रहे हैं 12 ग्राम, n एटम मिलके कितना बना रहे हैं 12 ग्राम, तो 1 एटम का मास कितना हो गया 12 अपान n, कितना हो गया 1 एटम का मास क्या हो गया 12 अपान n। क्लियर है? ठीक, तो मास ऑफ 1/12 एटम ऑफ कार्बन 12 यानी कि कार्बन 12 के 1/12वें भाग 1/12th पार्ट, उसका मास क्या होगा। तो अभी हमने एक एटम का मास निकाला था, ठीक है, और उसका 12वां भाग लेना है।
एक एटम का 12वां भाग यानी 1/12 टाइम्स लेना है। तो इसको 12 से डिवाइड कर देंगे और ये 12 से 12 कट जाएगा और ये बचेगा 1/। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आपको याद रखने में बड़ी हेल्प करेगा कि 1 AMU इक्वल टू 1 U इक्वल टू 1/n। n क्या है? एवोगाड्रो नंबर, ये ग्राम में है और n की जगह आप जो है ग्राम में लिखेंगे 6.02 इंटू 10⁻23। ये ग्राम में ही डिफाइन होती है एक्चुअली, ठीक है। तो 1 AMU इक्वल टू 1/6.02 इंटू 10⁻13 ग्राम कर देंगे और ये 1 AMU या 1 U इक्वल टू 1.660539 इंटू 10⁻23 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। या इसको ग्राम को, चूंकि 1 ग्राम इक्वल टू 10⁻³ 1 ग्राम इक्वल टू 10⁻³ होता है, ठीक है। तो यहाँ से 1 ग्राम इक्वल टू 10⁻³ किलोग्राम आप ये रख देंगे, तो ये आपका 1 MU हो जाएगा 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। ये हमने जो है इसको जो है बाकी डिजिट्स को छोड़ दिया है, ठीक है, और 1 MU की वैल्यू ले ली है। अब यहाँ पे एक और बात देख लेते हैं, वो है कि मास ऑफ प्रोटॉन। जैसा कि हम जानते हैं मास ऑफ प्रोटॉन होता है, ये एक्चुअल में इसे हम 3 डिजिट तक लिमिट करेंगे, तो 1.672 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। इसे हम लिख सकते हैं AMU में 1.007270 AMU। इसी तरह मास ऑफ न्यूट्रॉन, इसे हम 1.675 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, तो इसे हम लिख सकते हैं 1.008665 AMU, ठीक है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसे हम 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है, तो इसे हम 0.00055 U यानी AMU लिख सकते हैं, ठीक है। ये U का मतलब AMU ही है, क्लियर। और इसके अलावा हम मास जो है, मास को मेजर करने के लिए, ठीक है, मास ऑफ एटम कैसे मेजर किया जाता है? मास ऑफ एटम, तो ये जो है एलिमेंट का, इसे हम मास स्पेक्ट्रो, ठीक है, मीटर कहते हैं, जिसे आप एटॉमिक वेट कहते हो, मास स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है। ये एटॉमिक वेट को मेजर करता है, एटॉमिक मास को एटॉमिक वेट, वेट ही लिखते हैं केमिस्ट्री में, फिजिक्स में मास भी कह सकते हैं, क्लियर है। आई होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो चलते हैं प्रस्थान की तरफ और मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम न्यूक्लियस से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, आनंद से रहिए। मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।